चीफ मिनिस्टर रहा हूँ एक इलेक्शन में 2013 में, तो मुझे कुछ थोड़ा सा इल्म है कि ये कैसे क्या क्या रोल्स मुख्तलिफ होते हैं। आज मैं सिर्फ ये एक तरफ इशारा करना चाहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, डिवीजन के अंदर एक इंटेलिजेंस कमेटी बनती है जो मॉनिटर करती है इलेक्शंस को। अच्छा। इस इलेक्शन ये जो इंटेलिजेंस कमेटी होती है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी, ये इसके अंदर ISI के लोग होते हैं, इसके अंदर IB के लोग होते हैं, ठीक, इसके अंदर स्पेशल ब्रांच के लोग होते हैं, इसके अंदर DPO होता है और इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर होता है। अच्छा, कमिश्नर नहीं होता, डिप्टी कमिश्नर होता है, ROs नहीं होते, मगर ये सब होते हैं। और ये सारा वक्त डिस्कशन चल रही होती है और मॉनिटरिंग हो रही होती है कि क्या कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। बनाई तो इसलिए जाती है कि कोई गड़बड़ ना हो, मगर क्योंकि ये कमेटी बड़ी पावरफुल कमेटी है तो गड़बड़ अगर चाहे ये कमेटी तो गड़बड़ भी कर सकती है। अब कैसे गड़बड़ कर सकती है? गड़बड़ तो सिर्फ RO के जरिए हो सकती है ना, या प्रिजाइडिंग अफसरों के जरिए हो सकती है। तो अब ऐसे केसेस भी होते हैं कि जब अगर कोई रिगिंग शिगिंग करनी हो कहीं और ये कमेटी जो है ये फैसला करे कि जी हाँ हमने कुछ करना है, तो जाहिर है फिर RO के जरिए होता है ना, फिर RO को बुला के समझाया जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। तो मेरे इल्म में ऐसे है कि एक आध ऐसी जगह मतलब सिचुएशंस ऐसी हुई हैं जहां ROs को बुला के समझाया गया कि ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना। और ये भी मेरे इल्म में है कि एक आध RO ने रिफ्यूज भी कर दिया कि नहीं, और फिर उसकी क्लास ली गई है। अब मैं इससे ज्यादा नहीं कहूँगा, ठीक है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये लोग जो कह रहे हैं कि कमिश्नर का कोई रोल नहीं होता, दरअसल ये कमेटी जो है जिसमें डिप्टी कमिश्नर बैठा हुआ है वो तो सारी रिपोर्टिंग कमिश्नर को करता है ना। जो भी फैसले यहाँ होते हैं वो कमिश्नर के इल्म में होते हैं, वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, मगर सारी की सारी रिपोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी है वो पहुंचती है कमिश्नर तक। तो अगर ये कहा जाए कि इनका तो कोई रोल ही नहीं है तो ये कैसे ये कह सकते हैं, ये गलत है। कमिश्नर को पता होता है क्या हो रहा है, और अगर ये नहीं कि उसका हाथ है उसके अंदर, फैसले ये लोग ही करते हैं मगर फिर कन्वे किए जाते हैं ऊपर कि ये हो रहा है, और उसको पूरा पता होता है क्या हो रहा है। ये हो नहीं सकता कि इतना सीनियर अफसर जिसके जो नंबर 2 है उसका डिप्टी कमिश्नर उसको बता नहीं रहा है कि क्या फैसले हो रहे हैं। तो ये तो पहली बात तो ये क्लियर है कि इनको पता है। अब ये झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं सेपरेट इशू, मगर इनके इल्म में होगा। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। काफी दिनों बाद ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर अली हमारे साथ मौजूद है। 3-4 इश्यूज पे गुफ्तगू करनी है। एक आपने शुरू में थोड़ा सा बीपर लगी हुई, बीपर कह दें आप, जरा तस्वीर उतरी हुई है वॉइस में, आपने वो नजम सेठी का बयान सुना। नजम सेठी ने अपने बयान में कुछ कहा कि डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी का जिक्र किया। दूसरी बात है वो खास तौर पर बैरिस्टर गौहर ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से जो हुकूमत बनाने का जो ऐलान किया है, नामजद वज़ीर आला उमर अयूब साहब थे, उनको मुबारकबाद दी गई, और साथ साथ ही जो मुतालबा किया गया कि इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आनी चाहिए जी। तीसरी जो बात है वो बहुत ही अहम है कि क्या आने वाला फ्यूचर अब क्या होगा, क्या इलेक्शन कमीशन जिस पर बड़े संगीन नतायज हैं, या मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो एक कल केस सुनने जा रहे हैं, उसमें क्या नतायज हो सकते हैं। सबसे पहले मुझे एक बात बताइएगा, ये सब ये जरा हट के कतई नजर इसके अलावा, अब तो इलेक्शन की रिगिंग और प्रोसेस तो सारे मुझे तो समझ आ गए हैं कि इलेक्शन में इन्वॉल्वमेंट क्या है, किसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या कुछ हो रहा है। RO तो बेचारा एक मुलाजिम है, उसने कुछ नहीं करना, उसे जो कुछ कहा जाएगा वो करेगा और तब्दीलियां करेगा। और हमने ये भी देख लिया कि जब क्यों आइन के आर्टिकल 220 के तहत ये कंडीशन है कि तमाम एग्जेक्टिव्स को इलेक्शन कमीशन का हुक्म मानने का कहा गया है और साफ शफाफ कराने के लिए, तो यहाँ ये क्यों नहीं लिखा गया इसमें कि सिर्फ RO ने मानना है। तो इसका मकसद बड़ा अहम हो गया कि चाहे वजीर आला क्यों ना हो, वजीर आजम क्यों ना हो, जो इलेक्शन कमीशन कहेगा वो उसे मानना होगा। और इलेक्शन अपना हमारे जो लियाकत अली चट्टा साहब हैं कमिश्नर, वो हर जगह नजर भी आए। और यहाँ एक बात बता रहा चलूं, बैकग्राउंड पे वो FIR की कॉपी भी चल रही है, इस्तगासा भी चल रहा है। जो कदील फातिमा जो है ना मेमन, असिस्टेंट कमिश्नर रावलपिंडी कैंट ने जो है ना हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और जताज गुर वगैरह के खिलाफ बगावत के इस्तगासा की दरखास्त भी दिलवा दी है। यानी उल्टा पर्चा ही होना चाहिए। तो फिर उसके अलावा लियाकत अली चट्टा के घर भी हम देख रहे हैं। आप इस इशू के ऊपर आपका नुक्ता नजर क्या है? तब जो कुछ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर साहब आप टेक्निकली चीज़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और आपको पता है कि इलेक्शन कराने का और इलेक्शन को कंडक्ट करने का एक तरीक़ाकार है। और इस दफ़ा जो तरीक़ाकार डिवाइस किया गया, तो बाज़ दफ़ा ये होता है कि आप जुडिशरी से जो है वो लोग ले लेते हैं, ROs या प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स एंड ऑल दैट। इस दफ़ा आपको पता है जुडिशरी ने कहा था कि जी हम नहीं देंगे।
तो जिन लोगों को लिया गया वो सिविल गवर्नमेंट के नुमाइंदे थे, कोई उसमें से कुछ तो वो हैं जो परमानेंट मतलब ब्यूरोक्रेसी के हैं, जिसमें डिप्टी कमिश्नर आ जाते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर आ जाते हैं, तहसीलदार आ जाता है, पटवारीज आ जाते हैं, मुख्तलिफ अंडर सेक्रेटरीज आ जाते हैं, मुख्तलिफ सेक्शन ऑफिसर्स आ जाते हैं, एडिशनल सेक्रेटरीज आ जाते हैं, डिप्टी सेक्रेटरीज आ जाते हैं। ये एक सिस्टम है ब्यूरोक्रेसी का। और उसके साथ साथ जो इस दफ़ा जो सिस्टम क्रिएट किया गया था उसमें यह था कि डिस्ट्रिक्ट डिवीजन में आपके कमिश्नर जो है वो ओवरऑल बॉस था, उससे आज नीचे डीसी थे, उससे आज नीचे एसीज थे, और फिर आर और जिस तरह आप प्रिजाइडिंग ऑफिसर चलते जाएंगे। यानी इलेक्शन कमीशन ने जिम्मेदारी ले ली थी फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की। फिर एक कंट्रोल रूम आपने कमिश्नर के कमरे में बनाया, एक कंट्रोल रूम चीफ सेक्रेटरी के कमरे में था। इस तरह मुख्तलिफ जगहों पे आपने उसको मॉनिटर करने के लिए कंट्रोल रूम बना दिए गए। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि जी कमिश्नर का कोई रोल नहीं था, उनको शायद गवर्नमेंट की वर्किंग का पता नहीं है, जाहिल हैं वो, उन्होंने इस चीज़ को देखा नहीं है। कमिश्नर इज फुल्ली इन्वॉल्व इन दी इलेक्शन प्रोसेस। अगर इवन इलेक्शन डीआरओ जो आरओज अगर ब्यूरोक्रेसी से ना भी लिए जाते, इवन देन द कमिश्नर एंड डिप्टी कमिश्नर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ इलेक्शन। ये काम ही सिविल ब्यूरोक्रेसी का है, इन कोलिजन विद द इन कोऑपरेशन विद द इलेक्शन कमिश्नर। तो जो चट्टा साहब ने बयान दिया वो 100% हकीकत पे मबनी। अगर आप अब लोग कह रहे हैं कि जी वो तो बड़े करप्ट रहे हैं, जी वो तो ये रहे हैं, भाई करप्शन अगर वो रहे हैं, चले हाइपोथेटिकली मान लेते हैं, अव्वल तो उनकी रेपुटेशन जो मैंने उनके सीनियर से पता किया है, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनके अंडर उन्होंने नौकरी की है, वो हमारे भी जानने वाले हैं। तो उन्होंने उनके बारे में कोई नेगेटिव बात इतनी ज्यादा नेगेटिव बात नहीं की जितनी लोग प्रोट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं। चले मैं और आप एक सेकंड को मान लेते हैं कि वो करप्ट थे, तो आप मुझे ये बताइए कि करप्शन तो एक उनका फेल था ना, जो फाइनेंशियल उनकी इंटेग्रिटी से ताल्लुक रखता है। जो कुछ उन्होंने कहा है वो तो डे ऑफ इलेक्शन के लिए उन्होंने कहा है, उससे पहले वाले दिनों के तो उन्होंने नहीं कहा। और अगर वो करप्ट थे तो जो लोग इलेक्ट होके आए हैं, पर शहबाज शरीफ का 1600 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, एहसन इकबाल के खिलाफ केस नहीं है, नवाज शरीफ के खिलाफ अल अजीजिया और एवन फील्ड अपॉइंटमेंट और वो जो जिसमें काजी फाइज इसा साहब ने उनको क्लीन चिट दी थी, वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला केस जो था अपना शहबाज शरीफ, और जो प्रूवन था जिसके ऊपर इसहाक डार ने भी 164 का बयान दिया था, क्या वो करप्शन का केस, मनी लॉन्ड्रिंग का केस उनके खिलाफ नहीं था? क्या जरदारी के खिलाफ ये नहीं कहा गया कि वो किस तरह किक बैक लेते थे कम जमीनों में और बाकी उसमें? क्या शर्जील मेमन के खिलाफ करप्शन का केस नहीं आया? क्या आगा सराज दुरानी के बारे में ये बात नहीं की गई? तो जो लोग तो जो इलेक्ट होके आए हैं वो भी तो वही लोग हैं ना। हालांकि बहुत बहुत आपको पता है सारे सियासतदान ऐसे तो नहीं होते, बहुत सारे। सबसे बड़ा केस नवाज शरीफ का तो भूल गए, एवन फेल का अपना मैंने कहा ना, एवन फील्ड हो गया, अल अजीजिया हो गया, ये तो है ना। क्योंकि जो करप्ट इस किस्म के लोग होते हैं वही इलेक्ट होके आते हैं ना। अब मुस्लिम लीग नून में बड़े नेक सियासतदान, बड़े अच्छे अच्छे सियासतदान है। अब अपना अगर आप देखें तो क्या कहते हैं, वो लोग सामने ही बेचारे नहीं आ सकते, क्योंकि वो खुश नहीं करते हैं पैसे से, बाकी चीज़ों से। अपना जाफर अब्बास साहब है रहीम यार खान से बहुत मतलब उनके खिलाफ, लेकिन आज तक उन्होंने आपको कोई पोजीशन आपने उन्होंने लेके देखा है? इन्हीं में जुल्फकार खोसा साहब है, एक दफा उनको गवर्नर बनाया गया था, फिर उनको साइड लाइन, और इस तरह के बेताज है। पीपल्स पार्टी में भी बहुत सारे हैं, लेकिन सिर्फ वो जो है ना वो साइड लाइन पे ही रहते हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आप अगर एक कमिश्नर पे करप्शन का इल्जाम लगाए तो वो लगाने वाले ये भी देख लें कि जो इलेक्ट होके आ रहे हैं जिनके खिलाफ वो बात करें, दे आर ऑल्सो इक्वली करप्ट। सो द करप्शन डजंट काउंट इफ ही इज सेइंग समथिंग कि जी इलेक्शन वाले दिन ये, उसको इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है उसको। नहीं, एक मेरा एक गुजारिश है, जो 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 मैं अब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वाले हमारे कई दोस्त मासूम भी हैं, वो इलेक्शन कमीशन, पहली तो बात है कि इलेक्शन कमीशन जिसमें इल्जाम आता है इंक्वायरी वो खुद ही करे। वो क्यों करे जी खुद इंक्वायरी? इतने मुझे नहीं समझ आती वो अगर इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी करेगा वो क्या इंक्वायरी करेगा? आप मुझे बताइए। कहना चाह रहा हूं कि आपने जो आप जुडिशियल कमीशन बनाने की बात करें, आप करें इंक्वायरी रिपोर्ट करें और हमें फ्राहम कर दे, भाई क्यों आपको भैया वो तो अभी सवाल ही को पैदा नहीं होता। इसी तरह चीफ जस्टिस के बारे में कह रहे हैं, भाई चीफ जस्टिस को तो केस का बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। और एक और बड़ी जबरदस्त बता दूं, वो जो बेंच कल जो केस लगाया है वो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन नहीं है। बड़ी मजेदार बात है भाई, वो एक दरखास्त दी है, मैंने एक दरखास्त तैयार की है, मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं फाइल करवाऊंगा।
तो आप यहां से अंदाजा लगा ले। अच्छा, हम चलते हैं आगे की तरफ। एक बात तो बड़ी बाजी आ गई, हम और आप बड़े क्लियर थे, 2 तारीख से वोट पड़ने हैं। हम ये भी क्लियर थे कि वोट जो बल्ला ले लें, आप जो मर्जी कर लें, उससे भी नहीं होना। अब उसको आगे ले जाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंटेरियन से इत्तेहाद अगर किया है खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से, उन्होंने उन्होंने कुछ सीटें तो उनके पास है कोई नहीं, वो तो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबी निशान लेने के लिए हमारे दोस्त अवाब इसको पता नहीं क्या नेगेटिव समझते हैं। साहबजादा हामिद रजा से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से अगर किया ताकि वो जो रिजर्व सीटें हैं, रिजर्व सीटें ये किसी और को ले नहीं सकता। ये नहीं है कि रिजर्व सीटें प्रोपोर्शनेट के मुताबिक मिलनी है, जिनका जितना हक है उसी के मुताबिक, यानी कल किसी पार्टी का कल को फौत हो जाएगा तो उसी का अगला कैंडिडेट होगा, तो ये सीटें तो उन्हीं की हैं, अमानत वही है इनकी, यानी उससे फर्क कोई नहीं पड़ता। तो रिजर्व सीटें तो आ जानी है। तो इन हालात के अंदर आप बड़ा मुअद्दब और बुर्दबारी से आपको काम लेना है, और आपको यही हम कहते हैं, यानी फौरन इल्जाम शुरू कर देते हैं हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग, फौरन ही, यानी चले ये भी सोचना है, यानी उनमें से एक दो ने किसी कॉन्टेक्स्ट में अपना, मैंने बड़ी तकलीफ और मुश्किल गुजारी, मैं चला गया आपके सामने, घर में पेट्रोल पंपों से हमला हुआ, मुझे बरतानिया जबरदस्ती जाना पड़ गया, अपनी ख्वाहिश से तो गया नहीं था, और मेरी जगह फिर देखिए टिकट दे देगी वसीम कादर को, और वसीम कादर कल बिक गया, आप लोगों के सामने मौजूद है। तो आप नहीं समझते यहाँ बड़ी बुर्दबारी की और बड़ी एहतियात की जरूरत है? जी जी बिल्कुल एहतियात की जरूरत है। पॉलिटिकल अलायंसेस बनती रहती है, कि ये मतलब नहीं होता कि आप परमानेंट किसी को पार्टनर बना लेते हैं। वो देखिए ना, कल पीडीएम में फजल रहमान साहब थे, कितना वो सपोर्ट करते थे पीडीएम की हुकूमत को। आज वो क्या कह रहे हैं पीडीएम के बारे में? उन्होंने कहा जी रिजीम चेंज जो हुआ था वो हुआ था, बाजवा साहब का नाम उन्होंने लिया, फिर उन्होंने कहा कि जी उसमें जरदारी ने जो है उसमें लीड रोल अदा किया था, स्पीयर हेड किया था उसको, तो वो पीडीएम का हिस्सा थे। फिर जो कुछ वो नून लीग के बारे में, तो ये अलायंसेज जो होती है ये टेम्परेली फेस होता है। और मुझे लगता है कि बल्ला लेने के बाद जो जो काजी फायद ईसा साहब का एहसान था, उसके बाद तो अपना ये जो लोग जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जो बैक बाई पीटीआई या बैरिस्टर गौर साहब, उनको करनी चाहिए अलायंसेज। अलायंसेज का मतलब ये तो नहीं कि आप दूसरे बंदे की पॉलिसी से भी एग्री कर रहे हैं, या आप उनकी जैसे आपने पॉलिसीज तो अपनी लेके जानी है ना। तो इस पर तहरीक इंसाफ के लोगों को भी सोचना चाहिए कि वो बड़ी टिपिकल सिचुएशन से गुजर रहे हैं इस वक्त। ज्यादा ग्रीवियंसेस या ज्यादा कोई हाई मोरल्स की या हाई उसकी बात करना, मेरा ख्याल वो कहते हैं ना, जबान वक्त को नकारा खुदा समझो, कि इस वक्त जो चीजें हो रही है उसमें उसके हिसाब से काम करने की जरूरत है। अपनी पॉलिसीज उस तरह टेलर करनी है जिस तरह आपका इर्द गिर्द के हालात आपके सामने चल रहे हैं। आप आइडियल सिचुएशन में सिर्फ रहेंगे तो शायद वो डिलीवरेंस ना हो सके या वो चीज़ें ना हो सकें जो आप सोचना चाहते हैं। मेरा ख्याल है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हो या शेरपाऊ हो या जमात इस्लामी हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इवन आई वुड से कि नो फजल रहमान के खिलाफ इमरान खान बहुत बात करता रहे, लेकिन फजल रहमान से अगर आप करें तो आपने देखिए ना, आपने आपने अपोजिट देखना है कौन लोग हैं। या तो अगर आपके अपोजिट पार्टी में बहुत नेक हैं, उसके अंदर बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत दयानतदार लोग हैं, तो फिर तो वहां जो लोग बैठे हुए हैं, जो मैंने आपसे पहले जिक्र किया कि जितने केसेस आप सोच सकते हैं वो केसेस उन लोगों के खिलाफ बने हुए हैं, तो फिर आपको भी एक और बात कर लेते हैं। देखिए मैंने पहले दिन ही मैंने 5 जून को, जब बात बार बार दोहराता होता कि 5 जून को मैंने विसाखे पाकिस्तान का कहा था, और मैंने ये कहा था कि तमाम सियासी जमातों को सिविल लिबर्टीज के ऊपर ना इस पे इकट्ठा होना चाहिए। अभी मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी मैंने कहा आप को किसने कहा आप अपना वजीर आजम बनाए, आपको किसने कहा है आप अपना मिनिस्टर बनाए? आप हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर बैठ के इंक्वायरियां करें, हुकूमत लें आप अपनी, और आप इंक्वायरी करें, आप कोई फायदा ना लें। अगर हालात नहीं बेहतर कर सकते, नए मैंडेट की तरफ जाना है, तो अगर आपने 2/3 अक्सरियत लेनी है, वो अपोजिशन में बैठ के नहीं आप ले सकते, वो आपको एक हुकूमत बनानी पड़ेगी। उस हुकूमत में आप बैठ के इंक्वायरियां करें, इन्वेस्टिगेट, जो आपके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, जो आपके लोग पकड़े गए हुए हैं, एटलीस्ट वो मेरिट पे तो केस सुने जा सके। अभी तक तो आपको सामने है कि जिस तरह की फसाइयत इस मुल्क के अंदर चल रही है, तो आप नहीं समझते कि इन सब चीजों को अगर सामने हम रखें तो इसका तरीकाकार यही होगा कि आप इस मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट में आगे चले, और आगे आप ना चलिएगा। आपको किसी ने कहा है कि आपने उनके साथ बैठना है, बैठ के फाइनलिटी की तरफ को चीजें लेकर जाना है, आप छोड़ दीजिएगा, लेकिन इस मुल्क को आगे लेकर चलें।
साहब इस वक्त तो मुल्क सिर्फ इसलिए इस तरह आगे चल सकता है कि जो चीज़ें हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो इश्यूज हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो जिसका जो राइट है उसको वो राइट मिलना चाहिए। तीसरी चीज़ है, एक पॉलिटिकल कंफॉर्मिटी की फिजा कायम होनी चाहिए। पाकिस्तान के ऊपर बहुत सीरियस चैलेंजेस हैं, बड़े ख़तरात हैं। पाकिस्तान के अवाम बेचारे बहुत मजबूर हैं, बहुत उनके ऊपर जुल्म हो चुके हैं। अभी 37% गैस आपने फिर बढ़ा दी है। इस वक्त सारी पार्टीज को सोचना चाहिए, एक आपस में मिल लें, टेम्परेरी कोई आप माहिदा कर लें, टेम्परेरी कोई एग्रीमेंट कर लें, क्योंकि अब तो ये भी आवाज़ उठ रही है कि इस इलेक्शन को ख़त्म करके नए इलेक्शन कराएं। तो मुझे तो लगता है उन आवाज़ों से अगर किसी कोई लोग कह रहे हैं तो उनका ये भी शायद उनके बैकग्राउंड में ये भी हो कि जी चलो ये आवाज़ उठा दो तो केयर टेकर हुकूमत को ज़्यादा चलने दो, क्योंकि केयर टेकर हुकूमत जो लेके आए ये बात छेड़ी आपने। असल प्लान यही है, यानी ये सारा कुछ स्प्लिट मैंडेट का मकसद क्या है कि आप दोबारा इलेक्शन कराने में गए तो 1 साल तो आप भूल जाएं इलेक्शन, आपको दोबारा इलेक्शन जल्दी नहीं मिलने हैं। पहले आपने तकरीबन 1 साल से ज्यादा इलेक्शन लिए हैं, तो आप दोबारा उससे उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, पता लगे जो मैंडेट किसने चुराया है, वो लेके आप हुकूमत में आके आप खुद कह सकते हैं। आपके पास इख्तियार होगा, वजीर आजम अगर आपका होगा तो आप वजीर आजम बैठकर असेंबलियां डिसॉल्व भी कर सकेगा, आप ये सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन और एक और खतरनाक बात भी है कि ये दूसरी तरफ ये है कि जैसे मुल्क में एहतजाज शुरू हो चुके हुए हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी आ गया, जीडीए ने बहुत बड़ा एहतजाज किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अगर एहतजाजी सियासत पे आ जाती है तो ये ना होगा कि मुल्क मार्शल लॉ की तरफ चल जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? खतरात नहीं, माशाल्लाह मुझे नहीं नजर आता, क्योंकि जो इस वक्त दुनिया के हालात है ना अजहर सिद्दीक साहब, वो माशाल्लाह पाकिस्तान के अंदर उस माशाल्लाह की फजा बिल्कुल। नहीं है, और ना वो पाकिस्तान को एक मुल्क के तौर पे सूट करता है। इस वक्त जो जरूरत समर की है वो ये है कि अब वो किस तरह होगा मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए ना, पीर साहब पगाड़ा जो कह रहे हैं, पीर पगाड़ा की आपको पता है, जो उनके सिपाही हैं, उनकी एक तो ट्रेडिशन है, ही इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल मैन, नॉट इन सिंध बट इन पाकिस्तान। और वो कभी इस तरह ओपनली आके जलसे में वो खिताब नहीं करते। अगर उन्होंने किया है तो इसका मतलब है कि ही इज हर्ट। अब उनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज कभी किसी पीर पगाड़ा के खिलाफ नहीं आया। ही इज रिस्पेक्टेड एज अ स्पिरिचुअल और पॉलिटिकल, दोनों चीजें बड़े लिंक्ड होते हैं। तो इन चीजों को कौन सीरियसली लेगा, मुझे तो बहुत फिक्र है कि ये कौन लेगा सीरियसली। और अगर एहतजाज चल पड़ा तो हुकूमत नहीं चलेगी, जो भी हुकूमत बन जाए, आप कोई भी हुकूमत बना लें, वो नहीं चलेगी। और ये कहना कि जी पीपल्स पार्टी वजारतें नहीं देगी, आई एम सॉरी, पीपल्स पार्टी को तो आप एक म्यूनसिपल कमेटी की वजारत दे देंगे तो वो ले लेगी। तो यार वो इलेक्शन लड़ाई वजारतों के लिए। तो एक बड़ी सिचुएशन, कैच 22 की अच्छा सिचुएशन है। चले, बस प्रोग्राम जरा लंबा हो गया हमारा। आप इस मुल्क का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? ये मुल्क आगे जाएगा या यही इसमें ये सियासी जमातें जो हैं आप जाती अनाज को ही बेस बनाकर आगे चलेंगी, मुल्क की मफाद में नहीं सोचेंगी? तो ये तो सियासी जमात नहीं, मैं कहता, मैं चंद लीडर्स की बात करता हूँ, और हाँ। वो है मौरूसियत के लीडर, ठीक है ना, यानी नवाज फैमिली और जरदारी फैमिली। जरदारी फैमिली की जब मैं बात करता हूँ तो मैं उसमें इवन बिलावल भुट्टो को भी निकाल देता हूँ। बिलावल यंग जनरेशन का आदमी है और ही शुड गो फॉरवर्ड। तो जब तक आप इनको नहीं ख़त्म करेंगे, इस यहाँ पे बेहतरी की गुंजाइश कम है। लेकिन फिर भी मैं खुदा ताला की तरफ देखता हूँ और मैं मायूस नहीं होता। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है मायूस ना हो। बिल्कुल, उम्मीद है रहमतुल्लाह, रब की रहमत से रब मायूस की ना। रहमत होगी इंशाअल्लाह, और चलिए। अल्लाह करेगा हम इस सिचुएशन से बाहर आ जाएं। लेकिन जब तक आप इस मौरूसी सियासत से नहीं निकलेंगे ना, यानी अब आप बात सुने तो पता चलेगा जी एक को, एक बहन को इधर लगा दो, एक भाई को उधर लगा दो, ये इस तरह नहीं चलेगा अजहर सिद्दीक साहब। इट इज ट्रेजिक। चलें, इजाजत चाहते हैं जी, बहुत शुक्रिया आपका, फिर दोबारा मुलाकात होगी, इजाजत दीजिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।